Hello students, we are continuing the third chapter of history, the making of global world. Students, in this chapter we are studying now the interwar economy, and in this topic we have discussed about the four topics before, and today we will discuss the fifth topic of this fifth point of this topic. तो yesterday we have discussed the Great Depression of USA, किस तरह से यूएसए में डिप्रेशन हुआ, आर्थिक मंदी आई और किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। और फिफ्थ पॉइंट है हमारा इंडिया ग्रेट डिप्रेशन। इंडिया में भी ये डिप्रेशन का असर देखने को मिला और इंडिया भी इससे इफेक्ट हुआ। तो लेट्स डू, देखते हैं कैसे। इंडिया एंड ग्रेट डिप्रेशन, यानी इंडिया भी इस डिप्रेशन से अछूता नहीं रहा। तो ग्रेट डिप्रेशन हमने पढ़ा था, डिप्रेशन क्या है? स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जितनी भी आर्थिक एक्टिविटी होती हैं वो स्लो डाउन हो गई, यानी वो धीमी पड़ गई, और जो प्रोडक्शन था उस पर फर्क पड़ा, बेरोजगारी आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, और जो किसानों का चीजें जो वो प्रोडक्शन कर रहा था उनमें बहुत ज्यादा प्राइसेस फेल डाउन हो गए और लोगों की स्थिति बहुत बदतर हो गई। तो डिप्रेशन अफेक्टेड इंडियन इकोनॉमी एज वेल। जैसे यूएसए की इकोनॉमी को अफेक्ट किया था उसी तरह इंडियन इकोनॉमी को भी डिप्रेशन ने अफेक्ट किया। और बिटवीन 1928 टू 1934, 1928 से 34 के बीच इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बिकेम नियरली हाफ। इंडिया का जो इंपोर्ट था और एक्सपोर्ट था दोनों ही 50% रह गया, यानी आधा रह गया। ठीक है। व्हीट प्राइस फेल डाउन एंड जूट प्राइस, व्हीट के प्राइस 50% डाउन हो गए और जूट के प्राइस भी 50% डाउन हो गए, जो कि इंडियन पीजेंट्स ग्रो करते थे, प्रोडक्शन करते थे अपने फार्म्स में। फॉलिंग प्राइस ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स, स्टिल गवर्नमेंट डिमांड सेम रेवेन्यू फॉर द फार्मर्स। अब क्या हो रहा था? प्राइसेस फॉल हो गए, यानी कीमतें प्रोडक्शन की अनाजों की गिरती जा रही थी, लेकिन जो गवर्नमेंट ने रेवेन्यू रखा हुआ था, टैक्स रखा हुआ था, वो एज इट इज था। अब किसानों के लिए क्या प्रॉब्लम्स थी? पीजेंट्स के लिए प्रॉब्लम ये थी कि टैक्स उनको वही एज इट इज पे करना था, जबकि उनका प्रोडक्शन जो हो रहा था वो बिक नहीं रहा था, कोई भी बायर उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं था। फार्मर्स वर सफरर्स इन दिस सिचुएशन, और इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए वो फार्मर्स हुए, किसान हुए। फार्मर्स फोर्स टू यूटिलाइज। अब क्या दिक्कत हुई? क्योंकि गवर्नमेंट का प्रेशर था कि उनको टैक्स भी पे करना है और इधर प्राइसेस फेल डाउन हो रहे थे, तो लोग क्या करने लगे? अब अपनी सेविंग्स को यूटिलाइज करने लगे, जो भी उनके पास सेविंग्स थी उसको यूटिलाइज करने लगे। और क्या करने लगे? जमीनें बेचने लगे, सेल लैंड, यानी अपनी जमीनों को बेच लेंगे टैक्स पे करने के लिए। और ज्वेलरी, जो उनके पास ज्वेलरी थी, जो गोल्ड था, उसको भी वो टैक्स पे करने के लिए बेचने लगे। अब यहाँ पर एक कंडीशन हुई कि जब वो अपनी ज्वेलरी को, जो इंडियंस थे, अपनी ज्वेलरी को एज अ टैक्स पे करने लगे, यानी टैक्स नहीं था, पैसे नहीं थे, तो गवर्नमेंट को ज्वेलरी देने लगे, ठीक है, या लैंड बेच के पैसा देने लगे। अब यहाँ पर एक कंडीशन आई, इट हेल्प इन द रिकवरी ऑफ ब्रिटेन। अब ये जो गोल्ड जा एज अ टैक्स जा रहा था उन लोगों पे, और क्योंकि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो ये जो गोल्ड उनके पास जा रहा था, इस गोल्ड ने ब्रिटेन की हेल्प की उनकी रिकवरी में, क्योंकि इस गोल्ड को वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर रहे थे, बट डिड नॉट हेल्प द इंडियन पीजेंट। उस गोल्ड को देने में इंडियन पीजेंट की कोई हेल्प, कोई रिकवरी नहीं हो रही थी। यहाँ पर उस गोल्ड को जो इंडियंस को दिया, जो इंडियंस गवर्नमेंट को दे रहे थे, वो उसको एक्सपोर्ट कर रहे थे, और उसकी वजह से जो ब्रिटेन की सिचुएशंस थी वो बेटर हो गई, रिकवर हो गई। Thus India became net exporter of precious metal during this period। और इस पीरियड के दौरान जो इंडिया था वो बहुत अच्छा बड़ा एक्सपोर्टर बन के आया प्रीशियस मेटल, यानी कीमती चीजों का, सोने चांदी का। ठीक है। डिप्रेशन प्रूव लेस ग्रिम फॉर अर्बन। अब जो अर्बन ड्वेलर्स थे, जो शहरी लोग थे, शहरों में रह रहे थे, उनके लिए जो डिप्रेशन था वो लाभदायक था, वो फायदेमंद था। क्यों? क्योंकि सैलरीड पीपल थे, जो जिन्हें सैलरी टाइम पे मंथली मिलती थी, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उनका कोई प्रोडक्शन नहीं था, उन्हें तो टाइम पर सैलरी मिल रही थी। ठीक है। और जो अर्बन ड्वेलर्स थे उनके लिए अच्छा था, क्योंकि चीजों के जो दाम थे वो गिर रहे थे, और जिस वजह से सैलरी तो उनको मिलती थी, वो अपना लाइफ इजीली जी पा रहे थे, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। प्राइसेस फेल, अर्बन ड्वेलर्स एंड सैलरीड पीपल
फाउंड द लाइफ मच इजियर, उनके लिए इजी हो गया, क्योंकि उनको तो कोई प्रोडक्शन तो करना नहीं था। सबसे ज्यादा जो दिक्कत हुई वो फार्मर्स को हुई थी, प्रोडक्शन में हुई थी, कीमतें गिरी थी अनाज की, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब जब ये कंडीशन बनी, किसानों के साथ बहुत स्थिति बदतर हो गई, तो नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे, मेनली महात्मा गांधी, उस समय उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था। और जब लोग, ये पीजेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो गए और टैक्स पे उनको करना पड़ रहा था, और उनकी जो प्रोडक्शन था, चीजों की कीमतें गिर रही थी, और उनका कोई भी बायर नहीं था, तो उस समय उन्होंने डिसाइड किया कि हमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन करना पड़ेगा। और यदि हम ज्वाइन करेंगे तो शायद महात्मा गांधी जो साथ थे, इसमें लीडर थे, लीड कर रहे थे इसको, कि वो हमारी प्रॉब्लम सुनेंगे और शायद गवर्नमेंट भी मानेगी और शायद हमें टैक्स पे ना करना पड़े। तो उन्होंने अपनी डिमांड रखी थी कि गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जाए, किस लिए कि वो हमसे टैक्स ना ले। दूसरी चीज, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रू, और जो इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन है उसको ग्रू करना, उसको बढ़ाना जरूरी है, बढ़ाया जाए ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। और लेट टू इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो रोजगार भी बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ने से डिमांड भी बढ़ेगी, और चीज़ों की जो प्रोडक्शन बन रहा था उसकी कीमतें भी बेहतर होंगी। तो ये हमने पढ़ा आज, इंडिया एंड ग्रेट डिप्रेशन। तो इंडिया भी इस डिप्रेशन से अछूता नहीं था, और इस डिप्रेशन का असर इंडिया पर भी बुरी तरह पड़ा। तो ये हमने देखा कि जो एंटर वॉर इकोनॉमी के थ्रू हमने ये लास्ट पॉइंट देखा, और अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।